18 साल में इनको लाडली बहना की याद हुई। देखो महिला बहुत अच्छे समझ थी, एक तरह का ये इवेंट बनाया गया। देखिए उस समय भी सर कांग्रेस बहुमत में नहीं आई थी। कांग्रेस हाफ ए मार्क से नीचे थी, हमसे 5 सीटें ज्यादा थी। शब्द जनता का, ये कोई कांग्रेस के बनोती शब्द तो दिया नहीं है ना, राहुल जी ने शब्द दिया। पनौती कौन है मालूम करो, पनौती मालूम करो। मेरे आंकड़े अगर एक भी गलत निकले तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, और नहीं तो आप छोड़ देना। इंदौर को बता दिया ना मैंने 9-0, क्योंकि बीजेपी की सरकार के लोग वोट देंगे। देखिए प्रदेश में मैं आपसे बता 150 से 170 बीच का हमारा जादुई आंकड़ा पार हो रहा है, सरकार बन रही। इंदौर में भी अधिकतर सीटें हम जीतेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रजभाषी में। मैं हूं अरशद खान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जुबानी जंग। जी हां, जुबानी जंग होना लाजमी है क्योंकि चुनावी मौसम चल रहा है, मतदान हो चुका है, मतगणना होने वाली है। 3 दिसंबर को परिणाम सामने आ जाएंगे और मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली है यह तय हो जाएगा। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला जी और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेश अग्रवाल जी। हम दोनों से ये जानेंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है, क्या वे आश्वस्त हैं उनकी सरकार बनने को लेकर। सीधा सवाल मैं करता हूं पहले नीलाभ जी आपसे, आपको क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या सरकार बनाने की स्थिति में है? क्योंकि आपने 2018 में सरकार बनाई जरूर थी लेकिन चला नहीं पाए। देखिए हमारा आकलन था कि हम 150 के आसपास सीटें ले आएंगे। जिस तरह मतदान हुआ है उसके बाद हम ये इस नतीजे पर पहुंचे कि हम लगभग 170 के ऊपर सीटें ले आएंगी, तो हमारी सरकार स्पष्ट बहुमत के साथ बन रही है। राजेश जी, 170 का आंकड़ा ये अब तक आया नहीं है। तमाम तरह के सर्वे हुए हैं लेकिन उसमें ये आंकड़ा अब तक नहीं है। मैंने कई सारे कांग्रेस के नेताओं से चर्चा भी की है, उनसे इंटरव्यूज भी किए हैं। उनका भी आकलन ये है कि 130 प्लस हम जा रहे हैं और कुछ नेता कहते हैं कि 140 से 150 तक की कांग्रेस सीटें ला रही है पूरे मध्य प्रदेश से और सरकार स्पष्ट बहुमत की बना रही है। अरशद भाई, मैं पहले आप जो पहले आपने प्रश्न रखा था उससे मैं शुरू करता हूँ, फिर नीलाभ भाई की बात का जवाब दूंगा। देखिए पहले आपने कहा कि 2018 में कांग्रेस से सरकार बना ली थी। देखिए उस समय भी कांग्रेस बहुमत में नहीं आई थी। कांग्रेस हाफ ए मार्क से नीचे थी, हमसे 5 सीटें ज़्यादा थी, नो डाउट अबाउट इट। तो इन्होंने भी जो अन्य उम्मीदवार थे जो इनके सामने जीते थे उनको लेकर सरकार बनाई थी। तो पहली बात तो ये कि कोई बहुमत तब भी नहीं मिला था, इसलिए अभी जो 150 सीटों की या 170 सीटों की बात तो उसको भी नहीं, मैं बात मानता हूँ। देखिए उसके बाद तो सरकार हमने भी बनाई है। आपने उसको कहा कि हमने कांग्रेस की गिरा के बनाई, पर देखिए सवाल इस बात का है कि उस समय भी इनकी सरकार बहुमत में नहीं आई थी। 15 साल की सिटिंग गवर्नमेंट के सामने चुनाव हुआ था और हम मानते हैं कि उसमें हमारे चुनाव के प्रबंधन की कमियां थी। नहीं तो आप देखें वोट हमें ज़्यादा मिले थे, हमारे 50,000 वोट ज़्यादा थे। इनके हमारी 109 सीट थी, इनके 115 थी, 114 थी, हाफ ए मार्क से नीचे थी। कायदे से 15 साल की सरकार के बाद भी अगर ये स्पष्ट बहुमत में आते तो मानते कि हाँ ये जीते थे। तो जीते तो नहीं थे। पहली बात तो ये आपकी बात का मैंने स्पष्टीकरण किया। फिर नीलाभ भाई की बात कहता हूँ। ये कहता हूँ मैं कि इन्होंने कहा कि 130, 140, 150, अब 170। ये आज पहली बार मेरे को फिगर सुनने में आया नीलाभ भाई के मुँह से। आपने भी ये बात कही, अच्छी बात कही। मैं नीलाभ भाई से पूछता हूँ, आप तो विधानसभा 5 में रहते हैं, मैं छोटे से एक जानकारी लेता हूँ जिससे आपको चित्र स्पष्ट होगा। 5 नंबर विधानसभा में कौन कौन सा अल्पसंख्यक वार्ड है? देखिए मैं एक बात आपको बता दूं, आप मैं बता रहा हूँ, खजराना है, चंदर अपने आजाद नगर है और भी अपने श्रीनगर के आसपास के काकड़ा का एरिया है, बहुत से हैं। लेकिन मैं आप जिस संदर्भ में पूछ रहे हैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आप जो इंगित कर रहे हैं अल्पसंख्यक, देखिए पूरे प्रदेश की हम बात अगर कर रहे हैं तो पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल। आप सब इंदौर के परिदृश्य की बात कर रहे हैं। आप देखिए मैंने क्यों कहा 170, हमें उम्मीद थी हम 150, 140 के आसपास का एक आंकड़ा पार कर लेंगे। लेकिन जिस तरह मतदान हुआ है और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और जिस तरह हर वर्ग ने चुनाव में हिस्सा लिया, और जो एक क्या होता है मौसम जब बदलता है तो उसकी बयार दिखने लगती है। इस आप जब बारिश आती है उसके पहले उसकी बयार दिखती है, सर्दी आती है बयार दिखती है। जब मतदान हुआ तो हमें लग रहा कि हम एक भारी बहुमत की ओर बढ़ रहे हैं। तो मैंने जो कहा ना जादुई आंकड़ा, ये कोई गलत नहीं कहा है, आपको सत्ता अतिशयोक्ति लगे, लेकिन 150 से 170 के बीच की हमारा आंकड़ा रहेगा, ये आपको बता दूं। मतलब 150 प्लस ही चल रहा है। ज्यादा वोट परसेंटेज आया है, इसका फायदा आपको मिलता नजर आ रहा है निश्चित रूप से। लेकिन नीलाभ जी ये भी होता है कि जो सरकार ने काम किया है, जैसे लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना वाली जो योजनाएं थी, भाजपा ये सोचती है कि इन योजनाओं का फायदा मिला है और महिलाएं मतदान केंद्रों तक गई और भाजपा के समर्थन में वोट किया है। तो ऐसे में जो आपका 170 का आंकड़ा है ये तो काफी घट जाएगा। और नहीं, एक मिनट, मैं राजेश जी सोचते हैं वो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि राजेश जी ऐसा सोचते हैं कि ये आंकड़ा
बीजेपी के फेवर में हो सकता है। देखिए मैं अजय भाई की बात का जवाब दे दूं। देखिए 18 साल में इनको लाडली बहना की याद हुई। देखो महिला बहुत अच्छे समझती, एक तरह का ये इवेंट बनाया गया लाडली बहना। कुछ महीने पहले इन्होंने योजना चालू करी, उसका इन्होंने क्या, देखो उसके बाद क्या हुआ, अन्य योजना जैसे कोरोना में जो बच्चे अनाथ हुए थे उन्हें 10 महीने से पेंशन नहीं मिली, विधवा पेंशन नहीं मिली, दिव्यांगों को पेंशन नहीं मिल रही, निराश्रितों को पेंशन नहीं मिल रही। मतलब कलेक्टर के पास पैसा ही नहीं है, वो लाडली बहना का इवेंट बनाएगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि राखी पर 250 रुपए दिए जाएंगे, उसकी बंदरबाट कर दी। 450 में सिलेंडर दिए जाएंगे, वो किसी को नहीं मिला। तो ये एक भ्रम का जो उन्होंने वातावरण बनाया था वो फूट चुका था। ये सिर्फ लाडली बहना के भरोसे, उस इवेंट के भरोसे चाह रहे कि हम चुनाव जीत जाए, जबकि ये भूल चुके हैं कि लाडली बहना प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। आज महिलाओं की स्थिति है कि लगभग एनसीआरबी की रिपोर्ट बता रहा हूँ राज भाई, मैं मन से आंकड़े नहीं कहता हूँ, ये केंद्र के अधीन होती है एनसीआरबी। सर्वाधिक बलात्कार मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, प्रतिदिन 8 बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा है। देखिए बात नहीं भाई, बड़ा मुद्दा है, ये बड़ा मुद्दा है। लगभग 1,30,000 महिलाएं पूरे देश से लापता हुई है, तो सर्वाधिक मध्य प्रदेश से। आज महिलाएं प्रदेश में सुरक्षित नहीं है, आदिवासी सुरक्षित नहीं है। देखिए आदिवासी वर्ग में झाबुआ का है, अपने अलीराजपुर का एरिया और भी कई एरिया जहाँ पे आदिवासी मतदाता महिलाओं की संख्या ज्यादा है बजाय पुरुषों के। वो मतदान पूरा कांग्रेस के पक्ष में हुआ है। आदिवासियों को प्रताड़ित किया गया, उनका मूत्र विसर्जन जैसी घटना इन्होंने करी है। तो मैंने जो कहा कि जादुई आंकड़ा कहीं अतिशोक्ति नहीं है। राजेश जी क्या मैं अब आपको एक बात कहता था नीलाभ जी, मैंने आपसे बात लेने की कोशिश की थी, वो मैंने आपको चावल का एक जैसे अंडी का एक दाना होता है ना वैसे टेस्ट करने के लिए बुला था, क्योंकि आप विधानसभा 5 में रहते हैं, मैं भी वहीं रहता हूँ। आपसे मैं एक बात पूछ रहा था, उसका बात आपने घुमा दी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपको ऐसा भ्रम है तो मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। मैंने पूछा था कौन कौन सा अल्पसंख्यक क्षेत्र हैं, तो 2 वार्ड तो खजाना के, 1 वार्ड आजाद नगर का है। ऐतिहासिक रूप से अर्षद भाई मैं एक बात बता रहा हूँ, ये नीलाभ भाई को अध्ययन करना चाहिए। एक मिनट बात सुन लो, मैं अपनी बात करने दो। तो छोटी खदानी छोटा सा टुकड़ा है, उसमें तो आप हर क्षेत्र में बांधेंगे तो लोग हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो कोई एक विशेष क्षेत्र पर, वो बहुल इलाका है जहाँ के पार्षद भी मुस्लिम है बाय चांस। मेरा कहना है कि आप देखिए, आप चुनाव प्रबंधन, आप वर्षों चुनाव में है। मैं कहता हूं पहली बार अर्षद भाई आपको आंकड़ा अध्ययन करना चाहिए। आप कह रहे हैं ना कांग्रेस बीजेपी के, आप धरातल पे आके देखिए। पहली बार अर्षद भाई, मैं भी 40 साल से इलेक्शन प्रोसेस में हूँ, पहली बार आजाद नगर और खजाना अल्पसंख्यक वार्ड, इसका मतलब आप चुनाव में पूरे तरह से असफल हुए। मैं आपको जो फिगर दे रहा हूँ उसको जाके अध्ययन कर लेना। 5 नंबर विधानसभा का एवरेज है 69%, और ये केवल आजाद नगर में 70% वोटिंग हुआ है, बाकी दोनों वार्ड खजाना के 65% वोटिंग हुआ है। पहली बार मैंने देखा है, अधिकांश हमेशा मैं 40 साल से इलेक्शन प्रोसेस में हूँ, 10% ज़्यादा वोटिंग होती थी। और जो आपने कहा ये घोषणा, वो घोषणा, मैं आपको एक छोटी सी बात कहता हूँ। देखिए कांग्रेस ने घोषणा की थी, राहुल गांधी उल्टी गिनती करके गए थे, 1 से लेकर 10 तक गिनती सबको याद होगी। पूरे शहर में, पूरे प्रदेश ने देखा कि 10 दिन में अगर कर्जा माफ नहीं हुआ तो हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। तो उसके तो एक मिनट नहीं, मैं अर्षद भाई मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। इनका मूलतः ये एक्सपोज हुए इनके झूठे वादों के कारण। देखिए एक बात बताएं, इनका आज हम अमृतकाल मना रहे हैं स्वतंत्रता का, साथ के साथ हम गरीबी हटाओ आंदोलन का भी 50 साल स्वर्ण जयंती बना रहे हैं। इनके वादों का क्या है? और जो बात ये कह रहे हैं हम पे आरोप लगा रहे हैं, हमने ये कहा था वो कहा था। 1 मिनट सुनेला भाई, मेरी बात, आपकी बात पूरी हुई, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, मेरे को पूरी बात करने दिए, उसके बाद आप भी बोलिएगा, मैं आपकी बात का फिर प्रत्युत्तर दूंगा। तो देखिए आपने कांग्रेस ने कहा था 10 दिन में हम कर्जा माफ कर देंगे, 29 लाख किसान डिफॉल्टर हो गए आपके कर्ज माफी की उम्मीद में, और आपने डिमांड करते रहे। बीजेपी गवर्नमेंट जब बदल गई, आपकी 15 महीने की सरकार, अगर आप 10 दिन में मुख्यमंत्री बदलते तो आपके सारे विधायकों का नंबर लग जाता मुख्यमंत्री पद का। 10 दिन में अगर बदलते, आप मेरे को, मैं चुनौती देता हूँ, आप एक भी किसान मेरे सामने ला के खड़ा कर दीजिए इसका 2 लाख का कर्जा माफ हुआ, 10,000, 20,000, 5,000 तक मानता हूं मैं, कुछ लाख हुए भी, पर आप मेरे को 29 लाख किसान डिफॉल्ट हो गए, आपकी इस उम्मीद में कि आप 2 लाख का किसान कर्ज माफ करेंगे। 29 लाख किसान डिफॉल्ट हो गए जिसको शिवराज ने बचाया। एक मिनट मर्शद भाई, मेरे को बात पूरी करने दीजिए। 29 लाख के किसान आपके डिफॉल्टर हो गए। आपने कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, 5 लीटर दूध की आप सब्सिडी देंगे, आपने कुछ भी नहीं किया, सारे केवल खोखले वादे। इसलिए कांग्रेस को, जनता को आपसे उम्मीद ही नहीं है। 2003 के पहले की बंटाधारी शासन सबको मालूम है क्या स्थिति थी, पानी बदली। हम 2003 उसके बाद 18 साल बीजेपी के ये सारी चीजें हो चुकी। आपने ये भी बता दिया कि जो वादे किए थे उसके पूरे नहीं होने की वजह से निश्चित रूप से उपचुनाव हुए और जितने कांग्रेस के विधायक थे वो आपकी पार्टी में आ गए। आपने एक मजबूत सरकार बनाई और बाकी के समय में आपने सरकार चलाई। अब मुद्दा ये आ रहा है कि अब वापस दोनों पार्टी मैदान में है और ऐसे में जो स्थिति निर्मित हो रही है
जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है ये किसके पक्ष में गया? कांग्रेस बोलती है उनके पक्ष में गया, आप बोलते हैं आपके पक्ष में देखिए गया। बात आपने भी कहा कि आपने खुद ने कहा कि महिलाओं की वोटिंग बहुत हुआ है। अभी आप लाडली बहना क्या कह रहे थे, उसके नाम पे किया है, तो महिलाओं को वोटिंग अगर आप ही मैंने आपसे कहा जो महिला अत्याचार प्रदेश में सर्वाधिक मध्य प्रदेश में बलात्कार हो रहे हैं उसका आक्रोश के खिलाफ पूरी कह लेने दीजिए। आप कह रहे हैं कि सारी महिला मतदान करने इसलिए गई कि महिलाओं का आक्रोश था, नंबर एक। अब दूसरी बात, बंटाधारी अतीत, आज शिवराज की सरकार सफलता का आप शिखर पे। आप देखिए 2003 में जब सरकार मिली तब क्या पर कैपिटा इनकम थी 11,000, आज कितनी है पर कैपिटा इनकम? देखिए प्रदेश मैं आप नहीं अरशद भाई तरक्की किस लेवल की, किस स्तर की? सड़कें नहीं बनी ऐसा नहीं है, इससे मैं इनकार नहीं कर मैं रहा। आपको दूसरी बात कहता हूँ अरशद भाई, एक बात कहता हूँ, जो वोटिंग के बात आपको कहता हूँ कि लाभ क्या मिला लोगों को। आज 40 लाख हेक्टेयर, शिवराज हमेशा कहते हैं, आपने सुना होगा हमेशा कि नवाबों, राजाओं, अंग्रेजों, कांग्रेस के सारे शासन काल में मिला के 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई थी। आज 47 लाख हेक्टेयर में 40 लाख हेक्टेयर का एडिशन का मतलब होता है 1 लाख हेक्टेयर, 1 लाख करोड़ प्रतिवर्ष किसान की जेब में अतिरिक्त आ रहा है। सब हो गया, वो सब ये प्रगति, मैं कह रहा हूँ विकास के आधार पर वोट मांग रहे ना हम। ये आप नहीं, एक मिनट मेरा भाई, मैं आपसे कह रहा हूँ आपने योजनाओं तो मैं कह रहा हूँ प्रगति नाम पे। मैं राजेश भाई की बात का जवाब देना चाहूंगा। राजेश भाई ने कहा कि किसानों को कर्ज माफ नहीं, मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री ने स्वयं सदन में स्वीकार किया। राजेश भाई आप मेरे ख्याल से उनकी बात को झुठला नहीं सकते कि कर्ज माफी हुई है। ये सुनिए आप, मेरी बात पूरी, ये मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया, कृषि मंत्री ने स्वीकार किया। अब आप किसानों की बातें कर, मैं पुरानी बातें, हालिया की घटना बता रहा हूँ, 4 दिन पहले की, अभी की बता रहा हूँ घटना। किसान पूरे प्रदेश में यूरिया की हाहाकार मची हुई है। आप देखिए अभी किसान इनमें लगे हुए हैं, काला बाजारी हो रही है, और ये आज से नहीं पिछले 18 सालों से हो रही। पिछले 4 दिनों की घटना है बता रहा हूं आपको, ना यूरिया मिल रही ना खाद मिल रही। क्यों? क्योंकि आपके द्वारा पोषित, आपके द्वारा सिंचित काला बाजारी यूरिया का स्टॉक करते हैं हर साल। पिछले 18 सालों से किसानों को यूरिया नहीं मिल पा रहा है, लाइनों में लगते हैं किसान, न खाद मिल पा रही है। ये आपकी स्थिति है। आपकी 50% घोटाले की सरकार, व्यापम महाघोटाला, इसमें 40 लोगों की मौतें हो चुकी, पटवारी भर्ती घोटाला, नर्सिंग भर्ती घोटाला, पुलिस भर्ती घोटाला, अरे लंबी चौड़ी घोटालों के लिए महाकाल सरे के लोग में आपने घोटाला कर दिया। ये देखिए ये घोटालों की सरकार, जो हश्र कर्नाटक में आपका हुआ, मेरी बात सुनिए आप, जो हश्र, पूरी बात सुनिए हर्षद भाई, मुझे पर्याप्त समय दिया जाए। ये घोटालों की सरकार जब देखा इनकी विकास यात्रा पूरी तरह हो गई फ्लॉप, इनके मामा जी ये देंगे, मामा जी वो देंगे, वो मामा जी ये कहते पाए गए कि मामा जी जाएंगे तो बहुत याद आएंगे, मतलब मामा जी ने स्वयं स्वीकार कर लिया कि उन्हें हटा दिया गया है। उसके बाद अमित शाह जी ने पूरे चुनाव को कैप्चर कर लिया, यहां तक कि 230 विधायक बाहरी प्रदेशों के लेकर आए, उनसे कहा कि सर्वे करो विधानसभा का, प्रत्येक विधानसभा में जाके, और गोपनीय सूचना, जैसे आपने देखा शोले फिल्म में कैरेक्टर था हरिराम, वो जेलर को गोपनीय सूचनाएं देता था। तो इसे 230 हरिराम बुलाए गए जिन्होंने गोपनीय सूचना अमित शाह जी को दी कि इसको फलाने को लड़ाओ, इसको टिकट दो, इसको मत दो। उस शर्त तो ये थी कि प्रदेश संगठन को उसकी कानून खबर न हो, इस तरह इन्होंने टिकट बांटे। जब 79 पहली लिस्ट इनकी निकली, उसमें अंतर कलह शुरू हो गया, आधे चले हुए कारतूस, हरल्ले विधायक को टिकट दिया गया, वंशवाद चला। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह बैकफुट पर आ गई है। अमित शाह जी का चेहरा, मोदी के चेहरे ने पूरे चुनाव कैप्चर कर लिया। तो देखिए नीला भाई आपने वही विरोधाभासी बात कही कि हमने हरेले विधायकों को टिकट दिया, नंबर 1। फिर आपने दूसरी बात कही कि हमने हरिराम नाई से सर्वे कराया। देखिए बीजेपी, एक मिनट मैं आपके आपने उदाहरण, मैं आपको एक बात बता, मैं समझ गया बात आपकी, मैं समझ गया बात आपकी, लेकिन मैं आपको दूसरी बात कहता हूँ, ये बीजेपी का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, हर व्यक्ति संगठन का काम करता है, चाहे प्रधान। आपने दुर्भाग्य से आपको गलतफहमी है, आपने गलतफहमी है, हर बार होता है, आपको जानकारी नहीं, हर बार होता है, आपको मालूम ही नहीं इसका मतलब। अरे आपको क्या पता, हमारी पार्टी के बारे में आपको ज्यादा पता है। मैं आपको स्थानीय संगठन पे भरोसा, गलतफहमी है आपकी, ये गलतफहमी है आपकी। नहीं निरा भाई, संगठन आप देखें, आप कांग्रेस के संगठन की चिंता करिए। अरे किसे कह दिया? आपका अपनी मर्जी से कह रहा, आप मर्जी से, सबसे सभा उन्होंने ली, आप बोलेंगे कोई तरीका थोड़ी। आपको लगता है तो आपने उनकी पीठ थपथपाने वजह को उनको परिषद से हटा, किसने कह दिया? ये देखिए, ये बात देखिए, मैं आपको बात कहता हूँ, आपने पहले आप पिछला चुनाव 2018 लड़े तब सिंधिया आपके फ्रंट पे थे, आज आपने उसके बाद कमलनाथ थोप दिए, ऐसे आपने राजस्थान में किया। एक सेकंड, नहीं पिछली बार नहीं थे, 2018 के चुनाव में नहीं थे, 2018 के नहीं थे, 2000 अभी चुनाव में 2018 में ज्योतिराज सिंधिया वाज मोर एक्सपेक्टेड। 3 फेज थे, कमलनाथ, ज्योतिराज सिंधिया और दिग्विजय सिंह स्वयं।
क्योंकि दिग्विजय सिंह उस टाइम नर्मदा परिक्रमा यात्रा कर रहे थे, वो भी एक फेज बने हुए। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, अभी आपने जो बात कही तो मैं पहली बात तो आपको स्पष्ट कर दूं, बीजेपी की स्थायी वो है, हमेशा हमारा शीर्ष नेतृत्व, हमारे सांसद पार्षद के चुनाव में भी काम करते हैं। आप क्या एक सेकंड नीला भाई बात ही नहीं करने देंगे तो मतलब थोड़ी है। आज हमारी पार्टी में तो देखिए पार्षद सांसद भी बनाता है तो सांसद पार्षद के लिए भी काम करता है। आपने खूब हल्ला मचा है, अमित शाह बैठक ले रहे हैं, मोदी जी की सभाएं हो रही हैं। भाई आपके प्रधानमंत्री जो रहे उनको ले जा सकते नहीं थे आप, इसलिए आप ले जा नहीं पाए। हमारा प्रधानमंत्री ब्रांड है अपनी जगह। एक सेकंड, एक मिनट नीला भाई, वो सक्षम कैसा हम जानते हैं, सब पूरा शहर प्रदेश जानता है कैसा सक्षम है। हाँ कैसा जो है राजीव उस पे बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। वही आप विषय डिसाइड कर देते ना, करो क्या मैं इनकी बात का जवाब मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि चुनाव के अंदर हमने ये देखा कि कांग्रेस ने पूरी ताकत लगाई, बीजेपी ने भी पूरी ताकत लगाई। ताकत ऐसी लगाई जैसे कि अभी नीलाभ जी बोल रहे थे कि बड़े नेताओं को मैदान में उतारा है, या अमित शाह जी के कहने पर ऐसा सर्वे किया गया कि जिन लोगों को मैदान में उतारे हैं वो जीत कराए। उसमें नरेंद्र सिंह तोमर है, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल हैं और भी। मैं थोड़ा इंटरप्ट करूंगा मैं, जैसे आप जो कह रहे हैं उतारा नहीं गया, मैं इन्हें जबरिया धकेला गया, इन्हें जबरिया चुना गया। सवाल ऐसा क्या जरूरत पड़ गई? क्योंकि बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है, उसके पास कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, उसके बाद नेताओं की कमी नहीं है। देखिए मैं अरशद भाई इसी बात को कहता हूँ कि बीजेपी का देखिए संगठन का व्यवस्था है, जिस व्यक्ति को जो आदेश दिया जाता है वो उसको पूरा करता है। बात समझिए, कांग्रेस में है कि साहब उन्होंने कहा कि मैं इसको चुनाव, मेरे को टिकट चाहिए तो नहीं तो मैं आपके बगावत करूंगा। कांग्रेस का पैटर्न है, हमारे यहाँ तो जिसको आदेश दे दिया, कार्यालय की झाड़ू लगाने का आदेश दिया तो झाड़ू लगाता है। नहीं मैं उसकी बात नहीं, मैं दूसरे बगावत का विषय डिस्कस हो गया, मैं उसका देखिए ये बड़े नेता जो ऐसे परिवारों से आते हैं, ऐसे नेता है जो जिनके जैसे दीपक जोशी जी की बात करें तो उनका परिवार तो वो परिवार है कि जनसंघ से जब भाजपा ने जब अपना चुनाव चिन्ह दीपक रखा तो उनके पिता ने उनका नाम दीपक रख दिया। भंवर सिंह शेखावत वो जनसंघ के नेता जो मीसा में बंधु है। बात मान गए मैं, पर आप जिनके उल्लेख करें वो एक बार चुनाव जीते उसका दूसरा चुनाव नहीं जीते, इसलिए उनका उल्लेख न करें कृपया करके। मैं उस व्यक्ति का प्रतिनिधि जो 8 बार लगातार चुनाव जीती है, तो आप जिनका नाम ले रहे हैं वो दूसरा चुनाव नहीं जीत पाए। दीपक जोशी मंत्री भी रहे, दूसरी बार चुनाव नहीं जीत पाए, ठीक है। कैलाश जोशी के अनुकुमार सिंह को टिकट मिला, मैं भंवर सिंह की भी इज्जत सम्मान पूरा करता हूँ, दीपक जोशी का भी करता हूँ, पर सवाल ये है कि आपने जिनका नाम लिया वो अपना दूसरा चुनाव नहीं जीत पाए कहीं पर भी। पहले यहाँ जीते, इंदौर में विधानसभा पाए, अगला चुनाव हार गए, ऐसे वो बदनावर में भी हुआ, ठीक है। जीतने हारने के क्या कारण हो, कोई जायज कारण हो सकता है उनके साथ, पर मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। मेरा कहना है कि मेरा आपसे एक ही बात कहना है, बगावत की बात तो डिस्ट्रैक्ट हो गई। मेरा कहना है हमारी पार्टी का एक संगठन का सिस्टम है, जिसको जन निर्देश मिल जाए वो करता है। सुमित्रा महाजन इतनी बार जीती, उनको मंत्री नहीं बनाया था, पहले राउंड में नहीं बनाया तो नहीं बनाया, पर दूसरे राउंड में मंत्री भी बनाया, बाद में उनको लोकसभा अध्यक्ष भी बनाया। उसके बाद अगर उनको और कोई पद पे नहीं रखा, हो सकता है उनको गवर्नरशिप ऑफर हुई है, उन्होंने रिफ्यूज भी कर दी। पर फिर भी हमारी पार्टी का एक कायदा है कि जिसको जो आदेश मिलता है उसको पूरा करता है। जिसको आदेश मिला, जैसे वेंकैया नायडू समय सफलतम केंद्रीय मंत्री थे, उनका आदेश मिला कि आपको उपराष्ट्रपति पद का नामांकन भरना है, उनकी भले इच्छा थी या नहीं थी, पर उन्होंने पालन किया पार्टी का। देखिए सिस्टम ये जो नीलाभ भाई कह रहे हैं ना, मैं उसके एक बात कहता हूँ कि हमारे पार्टी का कायदा है कि अगर कार्यकर्ता को झाड़ू लगाने का भी आदेश मिले, और इसलिए आपने एक बात और कही थी, हमारे शीर्ष नेता हर जगह जाते हैं चुनाव में। आपके पास बचे राहुल और प्रियंका, 2 भाई बहन बचे, उसके सिवा क्या है? अच्छा उनके बोलने में आधी भाषा तो भटक जाते हैं, आधे मुद्दे भटक जाते हैं, और बोल देते हैं माइक पे ईमानदारी से कि भूल गई थी। ये आपको सब रोज आपने भी सुना है, हमने भी सुना है। जी देखिए राजेश भाई, आप कह रहे हैं पार्टी का आदेश, आपके लगभग आधा दर्जन से ज्यादा सांसद, 3 केंद्रीय मंत्री और एक राष्ट्रीय स्तर के नेता चुनाव में उतारा नहीं गया, जबरिया धकेल दिया। आपका मैदान है, जबरिया आपको लगता है? कैलाश जी स्वयं स्वीकार करते गए कि मेरा तो माइंड सेट ही नहीं था, मैं कहाँ हाथ जोड़ने जाऊंगा, मैं तो हेलीकॉप्टर में घूम के बचाव करने वाला आदमी, मैं तो कैसे लड़ूंगा चुनाव। मतलब जबरिया उन्हें धकेल दिया गया चुनाव में। ये देखिए आपसे गुटी जो राजनीति आप क्या है, निपटाओ अभियान के तहत सत्यता बता रहा हूं ये आपको कि इन्हें जबरिया चुनाव में धकेला गया इनकी इच्छा के विरुद्ध। लेकिन उसके बाद अब क्या होगा, इसके बाद ये चुनाव हारेंगे, इनके राजनीतिक जीवन में प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। तो ये आपसे गुटबाजी सामने आई है। आपको क्या लग रहा है सारे दिग्गज हारने वाले? निश्चित रूप से ये हार की कगार पे खड़े हैं। देखिए मेरी झारखंड भाई मुद्दे की बात बता रहा हूँ, जो स्वयं स्वीकार कर मैं तो हेलीकॉप्टर वाला नेता हूँ,
उसका जमीनी क्या पकड़ हो जाए। संजय शुक्ला की हम तुलना करें, संजय शुक्ला ने पूरे कोरोना काल में बेचारे ने खुद जगह जगह जाके खुद काम किया, खुद का पैसा लगाया, ब्लैंक चेक तक दे दिया, और आज भी लगातार तीर्थ यात्राएं करवा रहे हैं, लोग दुख सुख में खड़े हो रहे हैं। वर्तमान में विधायक है, कैलाश जी का एक नंबर में क्या योगदान है। मैं बताता हूँ आपको पूरे आप इंदौर कैलाश जी का, आप एक बात बताता हूँ, खुद संजय शुक्ला ने कैलाश जी के बारे में संजय शुक्ला ने कहा, खुद संजय शुक्ला जो उम्मीदवार है, देखिए अनिरा भाई, संजय शुक्ला ने खुद ने कैलाश जी के लिए कहा, कैलाश जी आप आओ इंदौर का आपकी जरूरत है। और उन्होंने जिस तरीके से कैलाश जी ने मदद की, आप देखिए उनके व्यक्तिगत संबंधों के आधार पे उन्होंने ऑक्सीजन के लिए अरेंजमेंट किया, सबको मालूम है, सबने जिससे जो बना करा। आप जो कह रहे हैं ब्लैंक चेक तो कोई भी भर दे, जब रेमडेसिविर दवा उपलब्ध नहीं है तो आप ब्लैंक चेक भरना तो फॉर्मेलिटी है, केवल देखा। एक मिनट, आप अच्छे से जानते हैं कि उसकी कालाबाजारी की, अरे कालाबाजारी नहीं, सत्ता राजेश जी, नीलाभ जी, अच्छा एक बात बताइए, जो चुनाव के अंदर जो चुनावी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है वो कितनी सही है? जैसे कैलाश जी के भी कई मरतबा बोल बिगड़ गए हैं, कहीं उनकी जबान फिसल गई है, या उन्होंने इतनी बड़ी बातें कह दी हैं जिसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, हो सकता है जनता तय करेगी विधानसभा 1 की। 2 नंबर में रमेश मेंदोला बहुत सहजता से जीते हैं, 3 नंबर में कांग्रेस का पलड़ा भारी बताया जा रहा है, 4 नंबर में मालिनी गौड़ मजबूत नजर आ रही है, 5 नंबर में बराबर की फाइट लग रही है। देखिए 170 सीट की अगर बात करें तो 9 की 9 इनकी मान लो, तो मैं इनकी 170 की बात करें तो 9 की 9 इनकी मान लो, फिर उसका बहस का मुद्दा क्या बचा है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, गलतफहमी में रहने में कोई बुराई नहीं है। जो आपने बात कही, हमने बड़े बड़े दिग्गजों को उतारा। एक सेकंड, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ नीलाभ भाई, जो हमारा देखिए पार्टी राजनीति करती है तो स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेती है। जी हाँ। पहली बार बीजेपी ने हारी हुई सीटों पे अपने 70 उम्मीदवार ऐसे उतारे कि इसमें अगर 25 भी हमने इनकी छीन ली तो गेम चेंजर है वो। दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। समझे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे तो करने का कुछ बचा भी नहीं है अब आपके पास, अब तो फैसला ही देखना है। 70 सीटें ऐसी जहाँ पर पिछले बार हमारे थे, वहाँ ऐसे दिग्गज हमने नेताओं को उतारा है कि अगर हमने उनमें 25 भी छीन ली तो आपका कांग्रेस का पूरा कमर टूट जाएगी। दूसरी बात है, मैंने कहा हमने विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ा है। विकास ऐतिहासिक है, जो कांग्रेस का बसपा राज था, बिजली पानी, बिजली सड़क पानी। कांग्रेस 150 से 1 मिनट विकास तो उसका चेहरा क्यों हटा दिया? किससे के आपको लगता है हटा दिया? हमने मुख्यमंत्री लॉन्च नहीं किया, किससे? ये आपको लगता है ऐसा? ये आपको लगता है? लॉन्च ठीक है, ये आपको लगता है? आज देखिए विकास, बोल रही है। अरे आप किसे कह दिए? ये आपका कहना है, आप कुछ भी बात थोप दो, उससे क्या हुआ? राजेश जी, कांग्रेस प्रवक्ता कहते हैं 150 से 170 सीटें जीत रही है कांग्रेस मध्य प्रदेश में, और तो भाजपा क्या सोचती है? भाजपा किसी भी सूरत में 150 प्लस सीट जीतेगी। बीजेपी कांग्रेस को वोट देने का एक भी कारण नहीं। मेरे को कारण बता दें कांग्रेस को वोट क्यों देना चाहिए। नीलाभ भाई आप एक तर्क दो मुझे कि कांग्रेस को वोट क्यों देना चाहिए। हमने भंडारी शाह, एक मिनट, भंडारी सुनिए, मैं आपसे उल्टा कि भाजपा वोट क्यों दे? मेरे जब प्रदेश में महिलाओं, अरे एक मिनट, आपने प्रश्न पूछा तो जवाब ले लो, मेरे से जवाब सुन लो ना। नहीं मिल रहा, फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा, युवा अरे आप किसान, एक मिनट, वो मैं बता रहा हूँ ना, मैंने आपसे पूछा, आप हाँ वो मैं जवाब देता हूँ। आपने प्रश्न लिया तो मैं उत्तर देता हूँ ना उसका। आपने प्रश्न लिया तो मेरा उत्तर सुन लीजिए आप। आपने प्रश्न लिया है, मैं उत्तर दे रहा हूँ आपको। मध्यम वर्ग आपको आपने प्रश्न लिया, मैं उत्तर दे रहा हूँ। अब उत्तर विकास यात्रा पूरी आपको, आप प्रश्न का उत्तर भी आप ही देंगे, प्रश्न मेरे से लेंगे। नीलाभ जी, आपका जो प्रश्न लिया तो उसका उत्तर भी मुझे देने दीजिए कि उत्तर भी आप ही देंगे। मेरे प्रश्न का, आपके प्रश्न का उत्तर भी आप देंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए बीजेपी को कारण वोट देने का कारण मैं बता देता हूँ इस पर। विकास के नाते से आपने कहा किसान को मूल्य नहीं मिल रहा है। मैं आपको बताता हूँ, हमारा प्रदेश में गेहूं होता था 17 लाख टन, आज की तारीख में कितना आप अंदाज नहीं लगा सकते, 350 लाख टन। हमने पंजाब को पीछे छोड़ दिया। अरशद भाई जाने योग्य बात है, आपकी भी काम आएगी। उसमें 80% गेहूं हम समर्थन मूल्य पे खरीद रहे हैं। आप पहले संबल योजना थी हमारी, किसान समर्थन मूल्य था, किसान समर्थन मूल्य गेट के कारण अटका, तो फिर हमने उसके बाद आज हमारी एमएसपी भी खरीदी हो रही गेहूं की। 350 लाख टन गेहूं हो रहा है खाद्यान्न। एक मिनट, अरे मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूँ, लिखा छपाओ, आपके छपा हुआ आंकड़ा है ऑफिस, आप देखे। अरे आप नीलाभ भाई, एक मिनट नीलाभ भाई, आप बात सुनो, उसके बाद चैलेंज करना। आप पूरा नीलाभ भाई आंकड़ा तो सुनो। अच्छा मैं, अरे आंकड़े बात आप सुनने के बाद बात करो ना। मैं ऑफिशियल चैलेंज करने होता है, आप लगाओ लो शर्त उसके लिए। मेरे आंकड़े अगर एक भी गलत निकले तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, और नहीं तो आप छोड़ देना। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, हमारी पर कैपिटा इनकम 11,000 थी, आज 1,40,000 है।
कल ही अखबार में पढ़ा होगा आपने 1,40,000 प्रतिवर्ष जहाँ के आदिवासी आबादी है, उस प्रदेश की आर्थिक प्रदेश की वार्षिक आय प्रति व्यक्ति 1,40,000 है। आपके समय 11,000 थी। पर कर्जे में जा रहे हैं, नहीं, मैं सब बता रहा हूँ, कर्जे की बात भी बता रहा हूँ, वो भी बता रहा हूँ आपको। कर्जे की बात जहाँ तक बात कर रहा हूँ मैं, कर्जा जो है शासन की इकोनॉमी के आधार पर एलिजिबिलिटी पे मिलता है। बैंकों के नॉर्म्स हैं कि किस आधार पर आपको कर्जा मिल सकता है। एक मिनट, अरे वो अरे एक देखिए, मैं नीलाभ भाई आपको अगर मजाक करना है तो मजाक कर सकते हो। आप प्रश्न का आपको सुनना नहीं है तो डिबेट का मतलब है सुनना नहीं है तो केवल आपको अगर जवाब नहीं सुनना है तो आपको जवाब, नीलाभ भाई अगर आपको जवाब नहीं लेना, आपने प्रश्न पूछा था मेरे से तो मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ, तो उत्तर तो देना चाहिए। शब्द ऐसा चल पड़ा है इस चुनाव के दौरान ही चला, वो उसे दुर्भाग्य से कहें या किसी की साजिश कहा जाए। जब हिंदुस्तान वर्ल्ड कप हारा तो लोगों ने प्रधानमंत्री को इंगित करते हुए एक शब्द दिया जिसका नाम है पनौती। इसको लेकर क्या लगता है आपके? मैं बताता हूँ, मैं आपको 2-3 बातें क्लियर कर देता हूँ। कांग्रेस की लाइबिलिटी ये चीज़ है। देखिए, उन्होंने मोदी जी को कहा था मौत का सौदागर, राफेल के समय छुगेदार चोर, ये सब इनको भारी पड़ा है। पनौती भी इनको भारी पड़ेगा। ये भले ही कुछ भी कहें, इनको राजस्थान में परिणाम मालूम पड़ेगा कि पनौती शब्द का लाभ हुआ कि नुकसान हुआ। दुर्भाग्य, एक सेकंड मेरा भाई बोले नहीं दोगे आप तो ये बात तो चलेगी नहीं। अगर आप मेरे को इंटरप्ट करोगे केवल तो मैं डिबेट पे बंद कर देता हूँ। मेरे को जरूरत थोड़ी कि मैं बैठा रहूँ यहाँ। और आपने प्रश्न जो करे मैं उनका उत्तर दे रहा हूँ। आपने कहा किस आधार पर वोट दें, आपने पूछा था, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। कांग्रेस की सरकार थी बसपा, बिजली सड़क पानी तीनों का कष्ट था, आज तीनों बहुत आए थे। आपने कहा यूरिया में आप देखिए, किसान कांग्रेस के समय में यूरिया का ब्लैक होता था, आज नीम कोटेड यूरिया ऐसी मोदी सरकार की उपलब्धि। एक मिनट चलो छोड़ो यार, अब बात तो करते हैं। आप बात ही नहीं सुनो, बात का कोई मतलब नहीं। आप अगर सुनना ही नहीं है तो बात करने मतलब नहीं। आपको बात अगर सुनना ही नहीं है तो कोई मतलब नहीं। केवल आपने अगर तरीका बना लिया कि डिबेट नहीं होने देना है तो मत करो, कोई बात। आई विल नॉट स्पीक एनीथिंग। आप अगर बात ही नहीं सुन रहे तो मत करो ना। आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आप सुनना क्या चाह रहे हैं? आपने प्रैक्टिस मेरे से उसका सुना। आप ये बात नहीं, आप नहीं, वो तो मेरी बात सुनिए, वो गुजरी कहानी हो गई। मेरा प्रश्न तो सुनिए, आप मेरा प्रश्न सुनिए। ये पुरानी कहानी हो गई, इन्हीं मुद्दों को लेकर आप चुनाव में गए थे। हाँ मैं बता रहा हूँ, ये सारी चीजें पुरानी हो गई। अब सरकार नई बनने के अंदर दिन कितने रह गए? आप तो ये आश्वस्त करिए हमारे शो के माध्यम से कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो क्या यूरिया पूरा 50 किलो मिलेगा? क्या यूरिया समय पर मिलेगा? आप ये वाली बात करिए। अरे इनको तो 50 साल का इतिहास है इनका। सरकार जब हमने किसानों का कर्ज माफ किया, उस समय यूरिया की कालाबाजारी नहीं होती थी, जमाखोरों को हमने जड़ से खत्म कर दिया था। ये फिर इनकी सरकार आते ही ये माफिया फिर सक्रिय हो गए। फिर ये बात तो तब आप करो जब चुनाव होना हो। अब ये तो बात खत्म हो चुकी है। केवल ये बात खत्म हो गई, आपने जवाब नहीं दिया। नीलाभ जी, आपने वो देखिए, पनौती शब्द जनता का, ये कोई कांग्रेस के पनौती शब्द तो दिया नहीं है ना, राहुल जी ने शब्द दिया। राहुल ने दिया है। कहां से जनता ने दिया है? सुप्रिया सिंह ने तो सुनो, आप उन्होंने जवाब दिया लोगों ने। अच्छा, पनौती कौन है मालूम करो, पनौती कौन है? आप ये राहुल गांधी ने बोला पनौती, आपको सत्य को? अरे राहुल गांधी ने कहा है पनौती। अब सुप्रिया, अरे राहुल गांधी ने कहा है पनौती। आपको दुर्भाग्य, आपको उस बात का समर्थन करें। मैं आपको समझता था कि आप उस बात को, जब आपने पप्पू बोला तो हमने बोला कि हमारा व्यक्ति ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ा हुआ क्वालिफाइड था, जिसे विदेशों में लेक्चर के लिए बुलाया था। जब जनता ने पनौती बोला, आपको क्यों बुरा लगा? ये बड़ा सवाल है। अरे पनौती हम तो चाहते हैं आप और इसमें सेल्फ गोल करो, हम तो जानते हैं। समय को देखते हुए मेरा अंतिम सवाल आप दोनों से यही है कि चूंकि आप दोनों इंदौर से हैं, वैसे पूरे मध्य प्रदेश में निगाह रखते हैं, दोनों प्रदेश के नेता हैं। मैं आप दोनों से जानना चाहता हूं कि इंदौर की 9 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस कितनी जीतने वाली है? नीलाभ जी, बहुत कम शब्दों में और सटीक उत्तर। राजेश जी, भाजपा कितने सीटों पर जीतने वाली? मैं तो मानता हूं कि जो, अगर देखिए, जनता 2 बात को देख के वोट देती है, एक तो उम्मीदवार और दूसरा सरकार। क्योंकि आप मुख्यमंत्री डायरेक्ट नहीं चुनते, आप सरकार डायरेक्ट नहीं चुनते, जो विधायक चुनते हैं उसके आधार पर सरकार चुनती है। तो आपको अगर जनता में मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को अधिकांश सीटें 9-0
भी आ सकता है फिगर, और 150 प्लस की मैं कहता हूँ आपको, उसका कारण है कि लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनना है। मैंने इंदौर के बता दिया 90। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, इंदौर को बता दिया ना मैंने 90, क्योंकि बीजेपी की सरकार के लोग वोट देंगे इंदौर में। ये मैं आपको गारंटी कहता हूँ, इंदौर का विकास बेहतरीन विकास है। हम टेम्पो से मेट्रो तक आ गए हैं। 90 के परिणाम इंदौर में मिलेगा, और 150 सीटें हमारी आएंगी आपको प्रदेश में, 150 प्लस प्रदेश में आएंगे, और 90 में इंदौर में आएंगे। नीला जी, इंदौर के बारे में बताइए। प्रदेश के देखिए, प्रदेश में मैं आपसे बता 150 से 170 बीच का हमारा जादुई आंकड़ा पार हो रहा है, सरकार बन रही। इंदौर में भी अधिकतर सीटें हम जीतेंगे। अधिकतर कितनी होती है? अधिकतर जितनी, हम तो वही बोलेंगे, सब सीटें हम जीत रहे हैं। मतलब आप आश्वस्त नहीं? निश्चित रूप से हम आश्वस्त हैं, इंदौर सब अधिकांश सीट हम जीतेंगे, लगभग सीटें जीत रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नीलाभ शुक्ला जी का, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश अग्रवाल जी का, जो हमसे हमारे खास कार्यक्रम जुबानी जंग में चर्चा कर रहे थे। बहुत सारे विषय थे, बहुत सारे विषयों पर बेबाक तरीके से दोनों ही प्रवक्ताओं ने अपने पक्ष रखा है, और दोनों का ही मानना है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी की सरकार बनेगी। यानी कि बीजेपी के राजेश अग्रवाल जी का कहना है कि 150 प्लस के साथ मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने वाली है। वहीं नीलाभ शुक्ला जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनका कहना है कि 150 से 170 सीटें मध्य प्रदेश में कांग्रेस आने वाली है। अब देखना होगा 3 दिसंबर को जब परिणाम आएंगे तो किसकी सरकार बनती है, और क्या इंदौर में कोई जादुई आंकड़ा आता है, क्योंकि भाजपा का कहना है कि क्लीन स्वीप हो रहा है इंदौर में, 9 की 9 सीट भाजपा जीत रही। वहीं कांग्रेस का कहना है कि वो भी क्लीन स्वीप कर रही है। ये वक्त बताएगा, जब तक हम भी इंतजार करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।